वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊँगी जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप कुछ नया सीख रहे हैं, चैनल आपके लिए पढ़ाई में बेनिफिट कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को, जब भी आप सीटेट की परीक्षा देने जाएं या सीटेट की प्रैक्टिस करें तो ज़रूर से चारों ऑप्शन पढ़ें, ना कि केवल सीडीपी में, अपितु आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप चारों ऑप्शंस को थर्ली रीड करें तो आपको समझ लगेगा कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो सकता है। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि विविध पृष्ठभूमियों के जो अधिगमकर्ता होते हैं इनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को जो है विविध व्यवस्थाओं के जो है आपके उदाहरण हैं इनको लेना चाहिए, तब जाके वो विविध पृष्ठभूमि के जो अधिगमकर्ता हैं इनको संबोधित कर पाएंगे। आया समझ में? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो समस्या समाधान जो आपकी क्षमताएं हैं उनको किस प्रकार से सुसाध्य बनाया जा सकता है। पहला तो समस्या समाधान जो विधि होती हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको जान लेना चाहिए। तो समस्या समाधान विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना होता है। इस वजह से आपकी समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य बनाने के लिए समरूपों के जो इस्तेमाल है इनको बढ़ावा देना चाहिए। आप चारों ऑप्शन अपने पढ़कर देख लीजिए, आप देखेंगे कि आपका जो बेस्ट ऑप्शन है सिर्फ यही आपका फिट बनता है। इस वजह से आपका सेकंड का जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपकी परीक्षा में नहीं वाला क्वेश्चन आता है तो इसको आप ध्यान रखा करिए। आपको एक ऐसा ऑप्शन चाटना है जो आपका नहीं है ना। आपको यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन चाटना है। पहला देखिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल योजनाएं हैं इनका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऑडियो विजुअल जो आपके एड्स हैं इनका यूज़ करना चाहिए। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं इनसे जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को कभी भी एक जो जटिल संरचना है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई आपका थर्ड का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। मैंने आपको सृजनात्मकता पढ़ाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं सीडीपी के वो वीडियोज़ देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ होंगे। आपसे यहाँ पर पूछा गया है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मकता के जो मुख्य लक्षण वो अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन मैंने आपको समझाया हुआ था। अपसारी चिंतन क्या होता है, कोई भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए एक से अधिक हल प्रस्तुत करना ही एक जो चिंतन होता है एक अपसारी चिंतन कहलाता है। जहाँ पर किसी भी समस्या के जो है आपके एक से अधिक जो है वो हो सॉल्यूशन हो, जैसे केवल एक सॉल्यूशन ना देकर उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, एक से ज़्यादा समाधान होते हैं, तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है जो कि आपकी सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण होता है। सो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वहाँ पर मैंने आपको अपसारी और अभिसारी बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपके पास समय है तो आप हमारे वो वीडियोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का जो सबसे प्रभावशाली माध्यम आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, बस आपको अपने ऑप्शन देखना है। ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिल्कुल भी नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अनुकरण, नकल और दोहराना। देखिए अनुकरण सही है लेकिन नकल यहाँ पर गलत है ना, निगेटिव वर्ड है ये। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, रटंत्र प्रणाली, बिल्कुल भी नहीं। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ही आपका अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम
होगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं अगेन कहूँगी आपको चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे कहता है कि अध्यापका को दिए गए किसी जो है आपके कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए त्रुटियों का विश्लेषण, आप ऑप्शन देखिए, आप समझ जाएंगे। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो क्या ये हो सकता है? आपने डिसाइड किया कि थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 6 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? त्रुटियों की समझ जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो सकता है, जिस वजह से एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप के लिए विभिन्न जो त्रुटियां हैं इनका विश्लेषण करना चाहिए। जब आप आगे चल के एक टीचर बनेंगी तो आप वहाँ पर देखेंगी कि आप बच्चों की त्रुटियाँ किस लिए ढूंढती हैं। त्रुटियाँ इसलिए ढूंढती हैं ताकि त्रुटियों की जो समझ है उससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया जो है वो आपकी अर्थपूर्ण बन सके, है ना। उन एग्जाम्पल को लेकर जो गलती बच्चे कर रहे हैं उनको लेकर आप उन्हें आगे समझा पाएँ, अन्य बच्चों को भी सिखा पाएँ कि बेटा ऐसे नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद रखने पर जोर देकर, कभी भी ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन में आप छांटना है, क्योंकि 2 आपने ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपने गलत कर लिए हैं, है ना। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा को सीखने का मुख्य कारक और सीखने की अनिवार्य स्थिति भी आपका कहा गया है ना। अभिप्रेरणा का आपका मतलब क्या होता है? सीखने के जीवंत प्रयास जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, सीखने के जीवंत प्रयास को, ठीक है। इसीलिए आप 4th ऑप्शन देखिए कि प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शर्मिंदगी। आप यहाँ पर देखिए शर्मिंदगी, आप ऑप्शन अपने देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। क्या ये कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। क्या कभी किसी बच्चे के साथ जब आप टीचर बन जाएंगे, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप बन जाएंगे, आप टीचर बन चुके हैं, बिकॉज आप सीडीपी पढ़ के आए हैं। एक सीडीपी जो पढ़ता है बच्चा, वो एक इंसान जो आपका नागरिक होता है वो सभ्य नागरिक बनता है। नागरिक आप ऑलरेडी हैं, लेकिन एक सभ्य नागरिक बनकर उभर कर आते हैं जब आप अपना सीडीपी पढ़कर आते हैं। तो आप टीचर बन चुके हैं, आप ये मानकर चलिए। बस आपका जो सीटेट की परीक्षा है ये परीक्षण है, एक आपका जो आपका परीक्षण कर रही है कि आप कहाँ तक जो है लाई कर सकते हैं, कहाँ तक आप जो है यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो आप अपने आप को ये मानकर चलिए कि आप एक टीचर बन चुके हैं। अब आप किस तरीके से सोचेंगे? एक टीचर बनने का प्रोसेस भी हमको यही कहता है कि हमें पहले से इस तरीके से सोचना है कि हम टीचर हैं तो हम कैसे सोचेंगे। क्या हम कभी भी बच्चे को शर्मिंदगी महसूस कराएंगे? क्या हम उसको कभी भी नेगेटिव वर्ड्स उसके सामने यूज़ करेंगे, या हम उसको जो है किसी तरीके से जो है मारेंगे पीटेंगे? तो एक टीचर बनने के प्रोसेस में आपको ये सोचना होगा। तो सीडीपी का जो मेन उद्देश्य है वो आप समझ गए होंगे। सीडीपी पढ़कर आप एक अच्छे नागरिक बन चुके हैं, अब आप एक सभ्य नागरिक बन चुके हैं, ठीक। तो अब आप अपना जो है यहाँ पर व्यू दे रहे हैं। आप देखिए ऑप्शन को देखिए, अपना व्यू दीजिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका 8th का 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आप एक टीचर के नज़रिए से सोचते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो आप एक टीचर बन चुके हैं, आपका बस टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। आप यहाँ पर बताइए कि अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वो क्या सुझाव देता है बेटा। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है आपका कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपने ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम
सिद्धांत या अन्वेषण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसके? ब्रूनर के सिद्धांत को। अगर आपने नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे चल के। मैंने प्रैक्टिस सेट सबसे पहले इसीलिए करवाए हैं ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। मैंने ऐसे कई सारे वीडियोज़ दिए हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि आपको सीटेट की परीक्षा कैसे जो है तैयारी करनी चाहिए, पहली बार में सीटेट एग्ज़ाम कैसे आपको निकालना होगा। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उद्देश्य क्या है पहले से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यदि कोई भी बालक है, यदि आपको उसको खेल का ज्ञान करवाना है, मान के चलिए उसको खेल के बारे में बताना है, तो उसको मैदान में जब आप उतारेंगे तो वो जान पाएगा उस पूरी प्रोसेस को, है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अधिगम को अगर आपको सक्रिय बनाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप बच्चे को मैदान में उतारेंगे। खेल के बारे, जैसे अगर आपको कबड्डी के बारे में उसको बताना है तो उसको मैदान में उतारिए, कबड्डी खिलाइए भाई। तो अगर आपको कबड्डी का अधिगम करवाना है तो आप क्या करेंगे? बच्चे को मैदान में उतारेंगे, पूरी प्रोसेस समझाएंगे कबड्डी का, तब जाके उसको अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको संरचनात्मक जो एक शब्द दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रूनर के अनुसार संरचनात्मक जो आपका शब्द है, इसका मतलब होता है अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना। क्या होता है? स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना। इसीलिए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 9 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कभी ऐसा हो सकता है? नेवर। असफलता अनियंत्रित है, बताइए आप लोग, क्या असफलता आपकी अनियंत्रित है? असफलता आपकी नियंत्रित हो सकती है। आप चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव भी में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं कि नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। योग्यता आपका सुधार्य है। नेक्स्ट है आपका योग्यता स्थायी है। आप यहाँ पर बताइए कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा आपकी उपयुक्त है? सीखना या अधिगम? अधिगम को आप सीखना भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? सीखना कहें या फिर आप अधिगम कहें। सीखना या अधिगम एक ऐसा व्यापक, सतत और जीवंत जो है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रोसेस आपकी मानी जाती है। सीखना जब आप अपनी मम्मी के पेट से होते हैं और जब तक आपकी टै नहीं बोल जाती, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आप उस चीज़ को सीखते रहते हैं। ओके, सीखने को ही अधिगम भी कहा जाता है। जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते हैं वैसे वैसे आप वातावरण के साथ समायोजन करना भी सीखते हैं, समायोजन का प्रयत्न आप करते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं, अगर आपने जो है अधिगम नहीं किया होगा, तब आप अपने जो वातावरण है उसके साथ समायोजन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आप यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका अधिगम जो है, इसके लिए जो अनिवार्य जो धारणा है वो है योग्यता सुधार्य है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो यहाँ देखिए, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट हो सकता है? तो आप कहेंगे अन्वेषण और क्या? संवाद। वेरी गुड, ये आपका एकदम सही होगा। अन्वेषण और संप्रेषण विद्यार्थियों में जो आपका होता है, इससे विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ जो होती है आपकी, इसमें बढ़ोतरी होती है। किसकी? संकलनात्मक समझ जो आपकी समझ होती है, इसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको कुछ भी समझ ना आए, आप चारों ऑप्शन रीड करिए, मन में जो क्वेश्चन है उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करिए। रिजेक्शन ऑफ पावर आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप पावर जो होगी आपके अंदर रिजेक्ट करने की, तो आप सही ऑप्शन कर लेंगे अपना टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है बच्चों को सीखने में कठिनाई? आप देखेंगे अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये बिल्कुल सीटेबल होता है ना। ये बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो आपको बस यही करना है, ये कला आपको सीखनी है। ठीक, चारों ऑप्शन को फिट बिठा कर देखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति जो है कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति आपकी कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मध्यम उत्तेजन कोई भय नहीं वाली मानी जाती है। किसकी? मध्यम उत्तेजन कोई भय नहीं वाली मानी जाती है, क्योंकि जब आपके अंदर भय नहीं होगा तो आपको भी पता है कि आप कितने अच्छे से अधिगम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भय होगा तो फिर तो नैया ही डूब जाएगी। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम यहाँ पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? चारों ऑप्शन अपने देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए,
आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता से। किससे? आनुवांशिकता एवं वातावरण की पारस्परिकता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो जब आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक टर्म आता है आपका, कौन सा? स्वविनियमन या फिर स्वनियंत्रण। इस तरीके से एक आपका यहाँ पर एक शब्द आता है, स्वविनियमन, या फिर आप इसको स्वनियंत्रण कहें, स्वनियंत्रण। ठीक, ये जो क्षमता होती है, इस क्षमता के द्वारा पर्यावरण का विश्लेषण करने और आवश्यकता के अनुसार हमारे प्रदर्शन या परिप्रेक्ष्य को बदलने में जो हमारी समक्ष जो है एक प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आप देखिए कि साइना स्वयं से बात कर रही है, वो कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, वो इस तरीके से अपने आप से बातें कर रही है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के स्वनियमन पर आपका जो है इसको दर्शाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जब आप लेव वाइगोत्स्की पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताइए। तो जो मूल्यांकन पद्धतियाँ होती हैं, इनका लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। अब आप देख रहे होंगे कि लेव वाइगोत्स्की के दो क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में मिले हैं। सो आपने यहाँ पर एक चीज़ समझ ली होगी कि लेव वाइगोत्स्की कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आप बताइए। तो आप लेव वाइगोत्स्की जब पढ़ेंगे तो आप स्कैफोल्डिंग जो है एक टर्म पढ़ेंगे, कौन सा? स्कैफोल्डिंग पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग का विचार जो है वाइगोत्स्की ने ही दिया था। किसका? स्कैफोल्डिंग का। इसको आपको याद रखना है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। इसका जो यूज़ है हमारे इंडिया में, किसमें? इसका जो यूज़ है वो हमारे इंडिया में भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए? भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है। इसको आपको याद रखना है, भाषा शिक्षण के लिए स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों को इस तकनीक से जो है बुनियादी बातें जो हैं, बुनियादी बातों को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पूछा गया था कि छात्रों का संघर्ष देखते हुए एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना कैसी है? अध्यापिका की योजना कैसी है? अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी। किसके काम करेगी? अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कुछ इस तरीके से है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, बस यहाँ पर नाम चेंज आपसे कर दिया जाता है। तो नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना है। तो ये क्या दर्शाता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोहन के पिता ने क्या कहा? लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का ये जो कथन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, आप बताइए। तो देखिए, अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डीवी। क्या नाम था? जॉन डीवी नाम था इनका। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है ये प्रस्तुत की थी। मतलब योगदान जो मेन जो था इसकी अवधारणा में प्रगतिशील शिक्षा की जॉन डीवी का था। इस चीज़ को आपको जरूर से याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका मानना था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास, और बालक की संपूर्ण शक्तियों का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया उसकी क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाई जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रगतिशील शिक्षा में इन्होंने जो
है क्या कहा, इनका मानना था कि कोई भी आपकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि बालक की जो संपूर्ण शक्तियां हैं इनका विकास केवल तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाई जाए। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट जो आपकी विधि है, इन सभी का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके आपको प्रदान करने चाहिए। आप अन्य ऑप्शन देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक प्रगतिशील शिक्षा क्या हो सकती है, कि ज्ञान की रचना के लिए आपको बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कोलवर्क के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। चूंकि आप सभी को पता है कि इनके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है, वाइगोत्स्की, कोलवर्क, पियाजेट, तो ये ऐसे हैं जिनके बिना पेपर नहीं बनता है आपका। अगला देखिए, लॉरेंस कोलवर्क के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास डैश चरण को दर्शाता है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जब आप अपना लॉरेंस कोलवर्क के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके कुछ चरण वहाँ पर बताए गए हैं। तो उनके अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये किस में आएगा, ये प्रथागत में आता है। ठीक है, किस में आता है, प्रथागत में आता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप अपना फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बच्चों के समाजीकरण के संबंध में आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। आप जब सामाजिकरण पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि प्राथमिक सामाजिकरण में मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार की भूमिका होती है। अगर मैं बात करूँ प्राथमिक आपके सामाजिकरण का कार्य कौन करता है, तो वो हमारा परिवार करता है। ठीक है, क्या करता है, परिवार करता है। ठीक, क्योंकि परिवार सबसे पहले आता है। बालक क्या करता है, समाज के माध्यम से जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित करता है। व्यवहारिक ज्ञान जितना भी होता है बालक समाज से सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य, अभिवृत्ति, इन सभी का विकास जो है समाजीकरण की प्रक्रिया से ही होता है। और अगर मैं बात करूं समाजीकरण का द्वितीय कारक के रूप में कौन कार्य करता है, तो हमारा जो विद्यालय होता है, कौन, हमारा जो विद्यालय होता है, ये समाजीकरण के द्वितीय कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन जो होगा वो ये होगा थर्ड। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है आपके समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो जोर देता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो गार्डनर के अनुसार जो है 3 कारकों पर इन्होंने बेसिकली बल दिया है। कितने कारकों पर, 3 कारकों पर। वो कौन से कारक है, सबसे पहला जो इन्होंने बताया है, इनका कहना है कि बुद्धि का जो स्वरूप है, बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर, कैसा, बुद्धि का स्वरूप आपका एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। कैसा होता है, बहुकारकीय होता है। दूसरा इनका जो कहना है, दूसरा जो इनका प्रकार है वो इनका ये कहना है कि बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। कैसी होती है, प्रत्येक बुद्धि जो है अपना एक दूसरे से अलग होती है। देखिए, गार्डनर ने अपने सिद्धांत में इन्होंने 3 कारकों पर बल दिया जो कुछ इस प्रकार है। पहला जो प्रकार बताया, इन्होंने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता है। कैसा होता है, बहुकारकी होता है। ये फैक्ट आप लिख लेना, यही पूछे जाते हैं पेपर में। दूसरा इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जो बुद्धि है वो दूसरे से अलग होती है। ठीक, तीसरा जो इन्होंने कहा है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो बुद्धिमत्ता के कुल 8 दिशाओं, कितनी, 8 दिशाओं पर आपका जोर देता है। कितनी, 8 दिशाओं पर आपका जोर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की 8 जो आपकी दशाएं हैं इन पर जोर देता है। तो आप यहाँ पर गार्डनर के अनुसार बताइएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो ये बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाओं पर जोर देता है। किस पर, विभिन्न दिशाओं पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए। आपको मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इनके बिना क्वेश्चन बनते ही नहीं, जैसे जीन पियाजे। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस जो आपका विकास है उसका मुख्य गुण आपको बताना है। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये आपकी कब से कब तक होती है, 2 से 4 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब ये कैसी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। किसको, संकेत के थ्रू समझता है और चिन्हों के थ्रू आपका समझता है। इनको जो है वो अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव जो है समझते हैं। जब मैंने आपको जो है आपका बाल्यावस्था पढ़ाया था, बाल्यावस्था जो आपका है
आप शैशवावस्था कहें या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था कहें, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बालक है वो निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है, सजीव समझता है। कब? शैशवावस्था में। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है बालक। कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा जो आपका ऑप्शन सही होगा, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? विचार और सोच में केंद्रीकरण पाया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, मैं आपको प्याजेट थ्योरी बताऊंगी, वहाँ पर आपको सारी स्टेजेस क्लियर हो जाएंगी। अगला है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मैंने आपको विकास पढ़ाया हुआ है, तो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको बताया विकास कब से कब तक होता है। अगला है विकास बहुआयामी होता है? बिल्कुल होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? जी नहीं। विकास केवल विद्यालयों में होने वाले अधिगम से ही है? बिल्कुल भी नहीं। तो सही कथन आपका कौन सा होगा? 24 का 2, विकास आपका बहुआयामी है। अगर आपको विकास भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारा जो पहला लेक्चर है जहाँ पर मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगला आपसे क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो आप याद रखना कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रिया में एक सांस्कृतिक जो उपकरण है इनके महत्व पर जोर देता है। किस पर? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाएं जो हैं इनको किस रूप में? स्कीमा के रूप में अपना वर्णित करते हैं। किसके रूप में? स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसे स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। आप बताइए, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम जो है करने के लिए अवसर प्रदान करने में आपका जोर होना चाहिए। आपके समावेशी कक्षा का यही उद्देश्य ही होता है। मैं आपको समावेशी शिक्षा बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको CDP के प्रॉपर वीडियोस दिए जाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का आपका जो है प्रयोग उपयुक्त है? बताइए आप लोग। तो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार आपके शब्दावली जो है आपका जो प्रयोग की जाती है वो है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। किसके लिए? छात्र जिसे आपका शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें विकलांगों के जो प्रकार हैं वो 7 थे पहले, लेकिन 7 से बढ़ाकर अब प्रेजेंट टाइम में 21 कर दिए गए हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विकलांगों के प्रकार जो हैं मौजूदा 7 से बढ़ाकर कितने 21 कर दिए गए हैं। ठीक, अब आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई विकलांगता इसमें जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? तो केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है कि वो इसमें विकलांगताओं के प्रकार को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक आपसे पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट इतना आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले जाइए कि जन्म से किशोरावस्था तक कह रहा है, आप किशोरावस्था में बताइए। किशोरावस्था में जो बालक है अमूर्त चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। अमूर्त चीज़ें वो समझ जाता है। अमूर्त का मतलब है जो चीज़ें उसको दिख नहीं रही होती है। मूर्त वो होती हैं जिनको वो देख सकता है, जिनको वो छू सकता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अमूर्त वाला लास्ट में आएगा क्योंकि किशोरावस्था तक पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था, है ना। जबकि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो जो है आपकी ऐसी वस्तु को देखता है जिनको वो टच कर सकता है, जिनको छू सकता है, जिनको वो देख सकता है, उन पर जो है वो अपना फोकस रखता है। जो वस्तुएं उसको दिख नहीं रही होती उन पर फोकस नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा जो शैशवावस्था का है वो उन वस्तुओं पर फोकस नहीं कर सकता है जो उसको नहीं दिख रही होती हैं। तो पहले बच्चा मूर्त वस्तुओं को देखता है, मूर्त चीज़ों से सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो पहले तो आप ऑप्शन देखिए, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड आपको अभी नहीं पता है कि ये हो सकता है कि नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, आपको ये भी नहीं पता अभी। आपको सबसे पहले ऐसे ऑप्शन हटाना है जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, कभी भी हमारा जो जब CDP पढ़ेंगे तो आपको नेगेटिव यहाँ पर सोचना ही नहीं है। अध्यापक के
पर असफलता, ये भी नहीं हो सकता है। अब आपको इन दो में चूज़ करना, अपना बेस्ट ऑप्शन इन दो में से चूज़ करिए, आप क्या देंगे। आप कहेंगे कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम किस प्रकार देखेंगे कि आपकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना में ये महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं आपकी किसमें, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में, है ना। क्योंकि जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी तो सीखने में तत्परता होती है ना, और आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। जब तक व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होंगी, सब समान होगा, तो सीखना आप सोच ही सकते हैं कि ज़ीरो होगा आपका। ओके, सो ये रहा आपका CTP का पूरा डिस्कशन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ मुझे नया मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।